गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम GLIS, ये एक सरकारी संस्था है और इसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि आज भारत देश में भारत सरकार के पास 15,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन की मलकियत है। मतलब कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन की मालिक भारत सरकार है। GLIS की इस रिपोर्ट को 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज ने वेरीफाई किया है और इस जमीन की GPS से मैपिंग होती है, जिसका कंट्रोल डायरेक्ट होता है PMO से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में भारत सरकार के बाद सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है? दूसरे नंबर पर जमीन की मलकियत में सबसे ज़्यादा जो संस्था है उसके पास आपको जानकर हैरानी होगी कि 250 से ज़्यादा हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज हैं, 40 से ज़्यादा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज हैं, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 3,000 से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 7,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि अगर हम 200 साल पहले का इतिहास खंगालें तो वो भारत के इतिहास में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये सारा साम्राज्य धर्मांतरण के नाम पर फैला हुआ है और ये सारा साम्राज्य आया है धर्मांतरण से। ये सारा साम्राज्य जो खड़ा किया गया है उसमें अधिकतर आया है धर्मांतरण के खेल से। जान लीजिए इस कड़वे सच को भी। अक्सर हमने अपने माँ बाप से ये सीखा है कि अगर हमारे पास पैसे हों तो उसके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह है जमीन लेना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। क्योंकि हमारे पूर्वज ये जानते थे जिसके पास जमीन है, जिसके पास जमीन का मालिकाना हक है, वो हमेशा पूरी जिंदगी एक एडवांटेज में रहता है। और वो एडवांटेज होती है कि आपको पूरी जिंदगी ना तो रेंट देना है, ना ही कोई ऊपर का किराया, कोई खर्च है। और इसका फायदा ये है कि आप अपनी जमीन पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वो आपकी पूरी जिंदगी एक एसेट बनी रहती है। और ये बात शायद अंग्रेज जब भारत आए उससे पहले जानते थे। वैसे तो हमें बताया जाता है कि अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे लूटपाट करने, राज करने, हम पर अत्याचार करने और यहाँ से पैसा अपने देश में लेकर जाने। लेकिन जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है तो उससे पहले ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बहस होती है और एक बिल पास किया जाता है जिसके तहत भारत में अंग्रेजों के आने का पहला मकसद था धर्मांतरण, मतलब कन्वर्जन, उनको ईसाई बनाना भारत के लोगों को, जिस पर उस समय तो काम चल ही रहा था। और उसके लिए हमारे वीर योद्धाओं ने जान की बाजी लगाई, बलिदान दिए, जैसे कि टाटिया भीम और बिरसा मुंडा जैसे वीर योद्धाओं ने। जब अंग्रेजों की इस धर्मांतरण की नीति से वो परेशान हो गए, अत्याचार से परेशान हो गए, तो उन्होंने इसके खिलाफ बिगुल बुझाया। लेकिन आज भी धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है हमारे देश में, जब 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। वापस आते हैं अपने विषय पर। हमारे देश में दूसरे नंबर पर भारत सरकार के पास, जिसके पास जमीन की सबसे ज़्यादा मलकियत है, जो मालिक है जमीन का, वो है कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया। आज कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जमीन है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है GLIS की। इसके साथ ही भारत में तीसरे नंबर पर रेलवे, चौथे नंबर पर डिफेंस और 5वें नंबर पर आता है मलकियत के मामले में वक्फ बोर्ड, जिसका एक अपना अलग ही सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा जमीन कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया इस संस्था के पास आई कैसे? तो इसके लिए हम इतिहास में झांके तो पता चलेगा कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, उन्होंने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करके, शोषण करके, उनसे जबरदस्ती जमीनें लूटी और अपने नाम पर जमीनें ली और फिर उसी को चर्च को दे दिया ताकि धर्मांतरण का गंदा खेल चलाया जा सके। आज शहरों की बात तो छोड़िए, गांव में भी आपको चर्च मिलेंगे जहां पर ईसाई पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। आज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बजाय चर्च एक तरीके से, आज चर्च सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह उभर रहे हैं। चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर वीराकन्नी चर्च एक टूरिस्ट प्लेस की तरह है, डेवलप कर दिया गया है, जहां पर दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। यही नहीं, 1927 का इंडियन चर्चेज एक्ट, जिसके तहत सबसे ज़्यादा जमीन जो है भारत में चर्चों को अलॉट की गई अंग्रेजों के समय, उसके बाद भी उस कानून के लिए कुछ नहीं हो सका। हालांकि इतना ज़रूर है कि 1947 में मिली आज़ादी के बाद 1927 का इंडियन चर्चेज एक्ट के कोई मायने नहीं रह जाते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके तहत उस पर कोई काम नहीं किया गया। कारण था वोट बैंक और राजनीति, इसी के साथ संविधान के लूप होल्स। और आज कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास
250 से ज़्यादा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, 40 से ज़्यादा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3000 से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल्स, 7000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स हैं। इसमें आपको जानकर हैरानी ये भी नहीं होगी कि प्राइमरी स्कूल की संख्या 7000 से ज़्यादा क्यों है, मतलब वो इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जब आप धर्मांतरण का खेल कर रहे हो, जब आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, तो छोटी उम्र में बहकाना बहुत आसान होता है बच्चों को। वैसे तो आज़ादी के बाद 1927 के इंडियन चर्चेज एक्ट का ये कहते हैं कि कोई मतलब नहीं रहा, और इसके जवाब में 1965 में भारत सरकार एक रेजोल्यूशन पास करती है। भारत सरकार एक लेटर निकालती है जिसमें ये कहती है कि इंडियन चर्चेज एक्ट के तहत जो भी जमीन चर्चों को अलॉट की गई थी वो सारी जमीन अब भारत सरकार के अंडर है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, वोट बैंक और राजनीति के तहत इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। चर्च के पास सिर्फ चर्च की जमीन नहीं होती, उसके आसपास की जमीन भी उसकी होती है। जैसे कि चर्च के पास जो ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है मरने के बाद। और लगातार सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अब ये दिक्कत आ रही है कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो कम पड़ रही है और उस ज़मीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब उसे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो धीरे धीरे वो भी ज़मीन चर्च के नाम पर हो जाती है और फिर मलकियत बढ़ने लगती है। आज ऑफिशियल डाटा बेशक ये कहता है कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर मलकियत की जो है ज़मीन रखती है भारत सरकार के बाद, लेकिन क्या पता सच्चाई इससे भी ज़्यादा हो। यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, काफ़ी देशों में ऐसा हो गया है कि 50% डेड बॉडीज को आज क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया है उन क्रिश्चियन देशों ने, मतलब कि अंतिम संस्कार जैसे कि सनातन धर्म में किया जाता है। इससे क्या है, एक समय ऐसा आएगा अगर हम सभी डेड बॉडीज को दफनाने लग गए तो जमीन ही नहीं बचेगी। ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई है उन देशों में, लेकिन जब ये भारत में आती है तो भारत में इसे धार्मिक रूप दे दिया जाता है और एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। इसके बाद इस पर चुप्पी साध ली जाती है वोट बैंक के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, अपनी अपनी निजी राजनीति के लिए। लेकिन सच ये है कि जो समय के साथ बदलाव है वो होना चाहिए, और जो अंधविश्वास है या कोई भी ऐसी चीज़ है, बेशक वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो, जिससे प्रेजेंट डे में कोई ना कोई समस्या हो रही हो, तो उस पर विचार ज़रूर करना चाहिए दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को और दुनिया के धर्म गुरुओं। और जब बात पश्चिमी देशों में उठ ही रही है तो भारत सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए इससे पिछड़ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जमीन की मलकियत के 1965 में जो भारत सरकार जिस पर बात करती है कि ये अब भारत सरकार के अधीन है, उसमें जो संविधान है उसके लूप होल्स भी बड़े जिम्मेदार हैं कि अब तक उन पर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि इस तरीके की कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि कौन सी ज़मीन कैथोलिक चर्च की है या कौन सी ज़मीन हड़पाई गई है, स्कैम है, या कोई भी क्लैरिटी नहीं है जिससे क्लियर हो सके कि भारत सरकार किस ज़मीन पर अपना हक करती है और चर्च के पास कौन सी ज़मीन है। वैसे ये संभव नहीं है कि इतनी क्लैरिटी आ जाए कि भारत सरकार को क्या करना है और किस तरीके से ये ज़मीन जो चर्चों से संबंधित नहीं है उसे कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि धर्मांतरण का खेल जो गलत तरीके से हो रहा है वो बंद होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार को इस पर कोई कड़ा एक्शन, कोई कड़ा नियम संविधान के तहत ज़रूर बनाना चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।